बोर्ड पे मेरे लगाओ नेम प्लेट के मेयर चंडीगढ़, तो मुझे रोक दिया गया। आज क्योंकि आपने बात छेड़ दी, बहुत अच्छी बात छेड़ी है, इस पर मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी बहस हो, इस पर हाउस में भी डिस्कशन होनी चाहिए और तय हो जाना चाहिए कि मेयर का स्टेटस क्या है। मतलब आप मंडी में खड़े हो गए, जिसने ज़्यादा भाव लगाया वो आपको लेगा खरीद के। कुछ भी हो जाए, सरकार तो बनानी है या मेयर तो बनाना है। ये तो हो नहीं सकता कि हंग आ गई और फिर हम बार बार कहें जी 3 महीने में फिर चुनाव करा लो। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी से ही 6 लोगों ने आवेदन किए। आपने नहीं सोचा कि मैं भी इस बार पार्टी से टिकट मांग लूं? टिकट मांगना, उससे लड़ना, इससे बड़ा बहादुरी का काम नहीं। ये बहादुरी सुभाष चावला क्यों नहीं दिखा पाया? कई नेता और कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं कि गठबंधन में भी आपके साथ धोखा हो गया। जब मेयर बनाने की बात थी तो आम आदमी पार्टी ने आपका साथ ले लिया, और जब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की बात आई तो उनके पार्षद वहाँ चले गए, FNCC के इलेक्शन में उनको वापस ले आए। नहीं, हर घटना के साथ राजनीति को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। बहुत से मैटर आते हैं जो हम मीडिया से नहीं डिस्कस करते। फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत बड़ी बात होती है। होम मिनिस्टर में आपकी चलती है, तो एक इशारा होता है अधिकारियों को, और अधिकारी तो आपको पता है बहुत समझदार होते हैं, वो तो एक इशारे पे चलते हैं। तो जो इशारा आ गया कि मेयर को मजबूत करना है तो कमिश्नर फाइल लेके मेयर के कमरे में जाएगा। अगर इशारा नहीं आएगा तो मेयर बैठा रहेगा, ना फाइल आएगी ना कमिश्नर आएगा। चावला जी, एनवी ऑफिस पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं तो बहुत दिन से आपके इंटरव्यू वगैरह देख रहा था नेताओं के साथ, और मेरी भी इच्छा थी कि शायद एक दिन हमें भी याद करेंगे, तो आज आपकी शुक्रिया कि आपने याद किया। आमतौर पर व्यक्ति 30-35 साल की सर्विस के बाद सोचता है कि अब बुजुर्गियत आ गई है तो बच्चों के साथ आराम किया जाए, लेकिन राजनीति में उल्टा है। 58-60 के बाद जवानी आने लगती है नेताओं पर ये, और फिर लगभग 80 और 85 साल तक उनकी सक्रियता लगातार बनी रहती है। ये ऊर्जा राजनेताओं में कहाँ से आती है? देखिए, जो परमात्मा ने जो शरीर बनाया है ना, ये कई बातों का गुलाम भी बना दिया साथ। जैसे किसी बड़े अफसर को सैल्यूट चाहिए, उसका गुलाम हो जाता है। उसको लगता है कि अब 35 साल के रिटायरमेंट के बाद आप सैल्यूट नहीं मिलेंगे तो साइड पे हो जाओ। और बाकी जो नेताओं के जो खुराक है ना, वो है लोगों से मिलना जुलना, महफिलें जमनी, बातें करनी, डिस्कशन करनी, शहर के लिए सोचना। वो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वो आपका दायरा बढ़ता चला जाता है। और शायद एक यही कारण है कि हर पॉलिटिशियन चाहता है कि मेरी ये जो लाइफ है ना, ये आखिर तक बनी रहे। यही एक कारण है कि बहुत ज़्यादा लोग लंबे अरसे तक पॉलिटिक्स से साथ जुड़े रहते हैं। बाकी तो अलग अलग है, जिनको सत्ता मिलती जाती है, जिनके झंडियाँ लग जाती है, कारा मिल जाती हैं, उनकी दूसरी तरह की रेस होती है कि मिलती चली जाए। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये खुराक है पॉलिटिशियन की कि दोस्त मिलते रहे, आप जैसे से बात होती रहे, समाज के विभिन्न वर्गों से हमारी रोज़ बातचीत हो। तो ये एक कारण है शायद कि हम लंबी समय तक पॉलिटिक्स करते हैं लोग। राजनीति में जब व्यक्ति आता है तो एक कार्यकर्ता से अपना जीवन शुरू करता है, और कार्यकर्ता जब बन जाता है तो सोचता है कि मैं पदाधिकारी बन जाऊं। पदाधिकारी बन जाता है तो सोचता है कि अब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। फिर वो इस पोजीशन में आ जाता है कि अब मैं कोई चुनाव लड़ लूं। चंडीगढ़ जैसे शहर में चुनावी राजनीति के केवल 3, अगर मैं कहूँ तो सीधे चुनाव के लिए तो 2 ही हैं कि एक पार्षद का चुनाव और एक सांसद का चुनाव। बीच में जब कोई पार्षद बन जाता है तो उसकी इच्छा होती है मैं मेयर भी बन जाऊं। और आप तो मेयर का एक रिकॉर्ड रखे हुए हैं अपने पास कि जनरल कैटेगरी से आप अकेले ऐसे पार्षद हैं जो 2 बार मेयर रहे हैं। तो लेकिन इन पार्षदों में सांसद के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। आपने कभी अपने आप को सांसद के रूप में तैयार करने के लिए कभी सोचा? और मैंने देखा कि इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी से ही 6 लोगों ने आवेदन किए। आपने नहीं सोचा कि मैं भी इस बार पार्टी से टिकट मांग लूं? देखिए, राजनीति में किसी का तो कभी मौका होता है आने का कि एक सीधे टारगेट के साथ आए कि मैंने यहाँ से शुरुआत करके यहाँ तक पहुँचना है, कार्यकर्ता से लेके सांसद तक। किसी की ज़िंदगी में राजनीति में कोई घटनाक्रम ऐसा होता है जिसके उसको बाई चांस राजनीति में एंट्री मिल जाती है, वो शायद मैं हूँ। मैं
कभी मैंने क्या, हमारा ना कोई हमारे परिवार में, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना ही उस वक्त कोई हमारा कोई दोस्त मित्र भी पॉलिटिक्स में था। एक ऐसा घटना हुई, मैं 14 की कॉलोनी में था, वहाँ संजय गांधी जी आए थे, एक कैंप लगा हुआ था, उसमें संजय गांधी जी जिस दिन आए तो उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। जब बारिश हो रही थी तो वो संजय गांधी जी के लिए वहाँ कैंप तक जाना मुश्किल हो रहा था, तो हम 3-4 दोस्त थे, शायद मेरी ज़्यादा नहीं, उसमें 19 साढ़े 19 साल उम्र थी, तो हमने कंधे पे उठा के उनको जाके उस कैंप तक ले गए। और जो कंधे पे उठाने का जो 2-3 मिनट का टाइम था, उससे संजय जी से कई बार हाथ भी मिला, कई बार उनसे बात भी हुई। शायद वो जीवन की घटना थी जिसने मुझे उस तरफ लगा दिया कि नहीं, अब संजय गांधी के साथ काम करना है। कांग्रेस के साथ तो बात ही नहीं थी, उस वक्त सोचा भी नहीं था। और स्वाभाविक था कि संजय गांधी जी कांग्रेस के नेता थे, उनकी साथ साथ जो सोच थी, एक्टिविटी बढ़ते बढ़ते हम युवा कांग्रेस में आ गए। तो ये मेरी राजनीति की एंट्री थी, कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं, कुछ नहीं। जहाँ तक बात है कि आपने कहा कार्यकर्ता की इच्छा होती है, ये होनी चाहिए। कार्यकर्ता से अगर वो काम शुरू करता है और फिर वो कांग्रेस में काम करे, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, फिर जाके मेहनत करके वो पार्षद तक पहुँचे, फिर संसद तक पहुँचे, सांसद तक, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज तो सीधा लोग एंट्री करते हैं, 4 अच्छे कुर्ते पजामे लिए, अच्छे माँ बाप ने बड़ी गाड़ी दे दी, जाके लॉबिंग की और दूसरे दिन पार्टी की टिकट मांगने लग जाते हैं। ये गलत है। नहीं, आप तो ब्लॉक के कार्यकर्ता से आपने राजनीतिक जीवन शुरू किया और ब्लॉक अध्यक्ष, फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष, फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, फिर उसके बाद जो है आप चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तक पहुँचे। आप पार्षद भी बने, 2 बार मेयर भी बने। सांसद तक पहुँचने के लिए आपने कोई रास्ता मिला नहीं या ढूंढा नहीं? नहीं, एक बार मिला था, बहुत नज़दीक थे मैं। जब मिसेस गांधी की डेथ हुई और उसके बाद चुनाव हुए देश में, तो बहुत से युवा कांग्रेस के प्रधानों को उस वक्त टिकट के लिए उनका नाम भेजा और उनको टिकट मिली और करीब करीब सभी जीत गए। उस वक्त शायद मेरी जानकारी में नहीं आया कि मेरे अध्यक्ष ने मेरा भी नाम भेजा हुआ है। मैं किसी और के लिए लॉबिंग करता रहा, चंडीगढ़ से किसी नेता के साथ जुड़े थे। और मेरी एक आदत रही है कि जिसके साथ जुड़ो, ईमानदारी से जुड़ो, दिल से जुड़ो, उसके लिए अगर वो जान भी मांगता है तो वो भी दे दो, तो इसमें कोई गुरेज नहीं करो। तो वो एक मौका था ज़िंदगी में, 85 की बात है। उसके बाद जैसे जैसे राजनीति में मैं कदम रखता गया, मुझे मालूम है कि सांसद की टिकट लेना कितना मुश्किल है, और ख़ासकर जब पार्टी सत्ताधारी होती है उसमें तो और मुश्किल हो जाती है। बहुत भारी लॉबिंग चाहिए, फाइनेंशियल हालत आपके बहुत बढ़िया होने चाहिए। मैं उस परिवार से था, मैं तो एक पैसे का भी रिस्क नहीं ले सकता था कि मैं इलेक्शन लड़ूं, घर से पैसे लगाऊं, मुझे तो मिलने की संभावना नहीं थी। तो ये चीज़ें कुछ मुझे रोकती रही। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि जितने भी लोग आज तक कांग्रेस पार्टी में आए, मैं उनको अपने से ज़्यादा सक्षम मानता था कि उनका अधिकार ज़्यादा है। मुझे ये, मैं उन लीडरों में कभी नहीं रहा कि ये सब चीज़ पे मेरा ही अधिकार है। मुझे मालूम है आप में कि क्या कैपेसिटी है, मुझे मालूम है मेरे दोस्तों में क्या कैपेसिटी है। तो मैं मानता था कि जो टिकट मांग रहे हैं वो मेरे से ज़्यादा सक्षम है, इसलिए मैं कभी रेस में नहीं पड़ा। इस बार जिन 6 लोगों ने टिकट मांगी, आपसे ज़्यादा सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है, मैं आज भी समझता हूँ। और आज के समय में तो मैं उनको बहुत बड़ी एक शाबाशी देना चाहता हूँ। जो आदमी कठिन समय में हौसला करता है देश में, आज कांग्रेस के लिए बहुत कठिन समय है। आज कांग्रेस की टिकट के लिए टिकट मांगना, उससे लड़ना, इससे बड़ा बहादुरी का काम नहीं है। तो मैं तो उनको बहुत बधाई देता हूँ इस बात की, कम से कम, कि उन आदमियों ने टिकट मांगी है चंडीगढ़ से। ये बहादुरी सुभाष चावला क्यों नहीं दिखा पाया? नहीं, मैंने पहले कहा कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं अपने आप को मेंबर पार्लियामेंट के लिए नहीं सक्षम मानता। ये बहुत मुश्किल काम है। जो साथी मांग रहे हैं टिकट ही मांग रहे हैं ना, जो गए हैं वहाँ पे, जो लड़ के जो MP बन चुके हैं, उनको कितनी जिम्मेवारियों का काम संभालना पड़ता है, ये शायद आम जनता नहीं जानती। इसलिए सारे देश में 140 करोड़ में से 543 लोगों ने जीत के जाना है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए उसमें कितनी खूबियाँ होनी चाहिए, कितनी खासियत होनी चाहिए हर पहलू पे। एजुकेशनल उनके बहुत हाई क्वालिफाइड होना चाहिए, फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, जनता में उसके ने काम किया होना चाहिए। एक जगह एक आदमी की क्वालिटी से कभी मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनता। आप चंडीगढ़ में 2 बार मेयर रहे। इस बार के चंडीगढ़ के मेयर का जो चुनाव हुआ, वो पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। और पहली बार चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर अंत में उसका फैसला भी दिया। क्योंकि चंडीगढ़ की मेयर की कुर्सी
पर आप बैठ चुके हैं और बहुत सफल कार्यकाल आपने निकाला है। चंडीगढ़ के मेयर की कुर्सी की पावर कितनी है, क्या है? क्योंकि ये सवाल तब और वाजिब हो जाता है जब ये एक यूनियन टेरिटरी है और चंडीगढ़ प्रशासन का नगर निगम पर पूरा नियंत्रण है। उसके बीच में मेयर की क्या भूमिका और मेयर के क्या अधिकार रह जाते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको मैं यक्ष प्रश्न कह सकता हूँ। इसका जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल है। कुछ मेरे निजी अनुभव हैं, मैं वो आपको बता सकता हूँ, और मैंने कुछ थोड़ा उस पर काम भी किया। जब कोई घटना घट जाती है तो मेरी आदत है कि उसके पीछे उसकी गहराई में जाया जाए। छोटा सा एक घटना हुई कि मैं एक मेयर कॉन्फ्रेंस में गया। वहाँ पे एयरपोर्ट पे हमें जितनी भी कारें लेने आई, सबके पीछे मेयर लिखा हुआ था। मेयर भोपाल, मेयर दिल्ली, मेयर ये सारा कुछ, ये कारें हमें एयरपोर्ट पे ले आई। तो मेरे दिमाग में आया कि जब ये मेयर लिख रहे हैं तो चंडीगढ़ के मेयर के ऊपर मेयर क्यों नहीं लिखा जा रहा। यहाँ आके मैंने अपनी गाड़ी पे देखा तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा जी बोर्ड पे मेरे लगाओ नेम प्लेट के मेयर चंडीगढ़। तो मुझे रोक दिया गया कि जी आप नहीं लिख सकते। तो मैंने उस दिन से मेरे कान खड़े हो गए कि ये कारण क्या है कि ये आप नहीं। तो कहा जी आपने क्या लिख सकता हूँ, मैंने उन्हें कहा लिखा जी आप लिख सकते हो मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़। तो इसका मतलब मैं चंडीगढ़ का मेयर नहीं हुआ। फिर मैंने थोड़ा सा एक्ट को देखा, थोड़ा अधिकारियों से बात की। फिर एक चीज़ हमेशा उठती है, जो आज भी उठ रही है, बार बार उठती है, कि चंडीगढ़ के मेयर को ये कहा जाता है कि फर्स्ट सिटीजन है चंडीगढ़ का। मेरा सवाल ये है, मैं खुद मेयर रहा हूँ, मैंने उस वक़्त भी आपको याद होगा, मैंने अपने आप को कभी किसी फंक्शन में अपने आप को फर्स्ट सिटीजन नहीं कहा, लेकिन मैं बहुत बोला भी नहीं। मैंने कहा जो पिछले मेयर हैं वो उनको तकलीफ़ होगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, आने वाले मेयरों के लिए मैं क्यों कांटे बीज के जाऊँ। उस वक़्त मुझे ये क्लियर हो गया कि चंडीगढ़ का जो मेयर है वो फर्स्ट सिटीजन नहीं है। अगर मेयर फर्स्ट सिटीजन है तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या है फिर? क्या वो प्रोटोकॉल में दूसरे नंबर पे आते हैं? कोई है जवाब किसी के पास? अगर फर्स्ट सिटीजन हैं तो उसके अधिकार क्या हैं फिर? कहीं नहीं। कोई मैंने नोटिफिकेशन ढूंढने की कोशिश की। आज भी मैंने पिछले 2-4 दिन में भी, जब ये बार बार आज मेयर का झगड़ा चल रहा है, मेयर साहब के एक बयान आते हैं कि जी फर्स्ट सिटीजन के साथ ये हो रहा है, फर्स्ट सिटीजन के साथ ये हो रहा है, तो मैं बार बार अफसरों से भी बात की, मैंने सुपरिटेंडेंट से भी बात की, भी कोई नोटिफिकेशन है चंडीगढ़ में जिसमें लिखा हुआ है कि मेयर चंडीगढ़ है? अब कई सवाल हैं। अगर चंडीगढ़ का मेयर फर्स्ट सिटीजन है तो मोहाली का मेयर कहाँ का फर्स्ट सिटीजन हुआ? पंचकूला का मेयर कहाँ का फर्स्ट सिटीजन हुआ? मेयर का जो दायरा है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रदेश लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। चंडीगढ़ के अंदर भी यूनियन टेरिटरी और चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट ना होते तो यहाँ डिप्टी कमिश्नर ना होता। डिप्टी कमिश्नर जिला में होता है, प्रदेश में नहीं होता। एसडीएम तहसील में होता है, प्रदेश में नहीं होता। ये चीज़ें अभी छुपी हुई हैं या इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं किया आज तक। आज क्योंकि आपने बात छेड़ दी, बहुत अच्छी बात छेड़ी है, इस पर मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी बहस हो, इस पर हाउस में भी डिस्कशन होनी चाहिए और तय हो जाना चाहिए कि मेयर का स्टेटस क्या है। एक्ट के अंदर, म्यूनसिपल एक्ट के अंदर फंक्शनिंग ऑफ द कॉरपोरेशन सीधा लिखा हुआ है, देयर इज 3 अथॉरिटीज़, हाउस, कमिश्नर और एफएंडसीसी। मेयर कहीं अथॉरिटी नहीं है ही नहीं। मेयर के फंक्शन शुरू होते हैं जब मेयर हाउस का गठन हो जाता है। वहाँ मेयर जाके उनको कुछ अधिकार दिए हैं। सबसे बड़ा अधिकार है कि कौन सा एजेंडा हाउस में लाना है, कौन सा नहीं लाना, मेयर के अधिकार क्षेत्र में है। एजेंडा तैयार फिर भी कॉरपोरेशन मेयर का कमिश्नर का ऑफिस करता है। कुछ अधिकार दिए हैं मेयर के, जाके ऑन गोइंग जो वर्क्स है उनको चेक कर सकता है। उनके लिए अगर कोई वहाँ पे रेगुलरिटी मिली है तो आप उसकी इंक्वायरी के लिए प्रशासन को लिख सकते हैं। ऐसे कुछ अधिकार हैं। जो हम कहते हैं कि जी सुप्रीम है, ये है, वो है, ऐसी कोई बातें नहीं है। ये बुनियादी तौर पर एक ऑनरेबल जो एक ओहदा होता है जो अंग्रेज़ों के टाइम में, तो इसको भी अंग्रेज़ों की व्यवस्था ही मानता हूँ। मेयर का नाम ही अंग्रेज़ी में है। हाँ, कुछ ऐसे देश हैं जिनमें मेयर का नाम दे रखा है, जैसे लंदन में है, लंदन का मेयर है।
अमेरिका के कुछ शहर हैं उनके पहले मेयर होते हैं, क्योंकि उनके बाद उनको सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उनका गवर्नर होता है। हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनके गवर्नर होते हैं। वहाँ मेयर के एग्जेक्टिव अधिकार हैं। यहाँ भी साफ लिखा हुआ है, अगर एक्ट में कोई जाएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है कमिश्नर इज द एग्जेक्टिव हेड। मीन्स पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, फाइनेंशियल मैटर्स सारे जो सारे हैं, वो जो सारे अधिकार क्षेत्र हैं वो कमिश्नर के हैं। हाँ, अब बात आ जाती है कि मेयर को मैंने कैसे एंजॉय किया। मैंने इस बात पे बड़ी रिसर्च की, बहुत सी कारपोरेशनों में मैं स्टडी टूर लेके गया, हालांकि मैं और महकमे में जाता था, लेकिन मेरे दिमाग में एक जुनून सा फंस गया था कि ये मेयर जो हैं दूसरे लोगों के, लोग कैसे कहते हैं कि फलां कारपोरेशन में उसको अधिकार ज़्यादा है। सिर्फ इस बात के अधिकार है कि अगर आप किसी स्टेट में हैं, आपकी उससे चीफ मिनिस्टर से आपकी कैसी है। अगर आपके चीफ मिनिस्टर से मेयर की अच्छी बनती है तो कमिश्नर उसकी मर्जी का जाएगा कारपोरेशन में, बड़े अधिकारी उसकी मर्जी से जाएंगे। अगर कमिश्नर की मर्जी से मेयर की मर्जी से कमिश्नर पोस्ट कर देगा चीफ मिनिस्टर तो उसकी अपने आप चलेगी। और चंडीगढ़ में उन मेयरों ने ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझा है जिनके यहाँ गवर्नर से रिलेशन अच्छे थे। और मैं वो भाग्यशाली मेयर रहा हूँ शायद कि मेरे दोनों समय में गवर्नर बहुत बढ़िया थे। वो शहर के लिए भला चाहते थे। मेरा भी एक इच्छा थी कि जितने थोड़े से टेन्योर में 1 साल में अच्छे काम कर लूँ, तो उसके लिए एक ट्यूनिंग होती है। पहले जनरल जैकब थे, हालांकि वो बीजेपी के पार्टी मेयर थे, लेकिन मेरी पहली मुलाकात में जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मेयर साहब आप चंडीगढ़ के लिए क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा जी मुझे 10 मिनट दे दीजिए। जब मैंने प्रेजेंटेशन दी तो ही बस सो इम्प्रेस्ड, उन्होंने मेरे सामने फ़ोन करके कमिश्नर को बोला कि मेयर जो चंडीगढ़ के लिए करना चाहते हैं इनको पूरी सपोर्ट दो। और पूरे 1 साल में ली सपोर्ट, बहुत से काम करके वो सपोर्ट की वजह से। बाद में तो गवर्नर हमारे कांग्रेस के थे, शिवराज पाटिल जी। अब बहुत से लोग के बारे में उनके बारे में अलग अलग राय है कि जी वो बहुत अक्खड़ थे, रूट थे, लोगों से मिलते नहीं थे। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ में अगर कोई मैंने सबसे बढ़िया पॉलिटिशियन देखा है तो मैंने शिवराज पाटिल देखे, जिन्होंने हमेशा मुझे, जब भी मैं गया उन्होंने पूछा मेरे साथ क्या नया चीज़ लेके आए हो, क्या मुझसे आज लेने आए हो। मैंने कहा जी आज 1 करोड़ रुपया चाहिए, उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने कहा जी 10 करोड़, मैंने कहा चाहिए, कभी मना नहीं किया। उनको पता था कि जो मेरी जो नीयत है वो सिर्फ इस बात की है कि मैं चंडीगढ़ के लिए क्या करना चाहता हूँ। अब आज मुझे कहना नहीं चाहिए, जब मेयर जाके यही बात कहेगा जी मेरे इलाके में कमिश्नर काम नहीं करता, मेरे इलाके में SDM और एक्शन काम नहीं करता, मेरी फलां से नहीं बनती, पेवर नहीं लगते। मैंने कभी भी प्रेजेंट के लिए सोचा ही नहीं था। जब भी मैं गवर्नर साहब से कहा, मैंने कहा जी गवर्नर साहब 5 साल के बाद हमें इतने एजुकेशन स्कूल चाहिए, 5 साल के बाद इतनी चंडीगढ़ में गाड़ियाँ हो जाएंगी, हमें पार्किंग के लिए हमने हल को निकालना है, 10 साल के लिए शहर में इतना पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी सड़कें चौड़ी करनी पड़ेगी। तो वो कहते थे इतनी अगर आपकी अच्छी सोच है तो मैं क्यों रोकूं। अगर लोग मुझे अच्छा थोड़ा बहुत कहते हैं तो इसमें मेरी कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक कंट्रीब्यूशन है कि मेरा जो उनके साथ जो मेल जोल था वो इतना बढ़िया था, शहर के प्रोग्रेस के लिए था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसीलिए मुझे फिर कमिश्नर साहब के कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब कमिश्नर को ये पता होता था कि इनकी राजभवन से बहुत अच्छी है तो ऑटोमेटिकली वो उनका जो रवैया होता था वो मेरे प्रति दोस्ताना होता था। और मैं दूसरी तरफ ये दोनों कमिश्नर को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि मेरे समय में जो 2 कमिश्नर आए दोनों प्रोग्रेसिव थे, MP सिंह जी भी और VP सिंह जी भी। दोनों ने जब भी हमने बैठे आपस में, और शायद मैं तो अब छोटी छोटी बातें मैं करूं, अगर मेयर के अधिकार की बात करूं, मेयर 25 किलोमीटर से ज़्यादा कार बिना इजाज़त के बाहर नहीं जा सकता। मैंने 2500 किलोमीटर किया, मुझे कभी कमिश्नर ने नहीं रोका क्योंकि मैं अच्छे काम के लिए जा रहा था। मेरे टाइम में 200 लीटर तेल मिलता था, एम्बेसडर गाड़ी थी मेरे पास, 6 किलोमीटर की एवरेज थी। अब मैं कह दूं 200 लीटर महीने का नहीं, मैंने तो 200 लीटर रोज़ का भी इस्तेमाल किया है। कहाँ से रास्ता निकाला, कैसे एडजस्ट किया, मुझे कुछ पता नहीं। कमिश्नर ने कहा जी नहीं, मेयर साहब अगर अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। बहुत से ऐसे मेयर भी हुए हैं जिनकी कमिश्नर से नहीं बनी, जब वो रिटायर हो गए तो उनके ऊपर तेल के ऊपर रिकवरी तक डाल दी गई, किसी के ऊपर लाख, किसी के 2 लाख, किसी के 4 लाख के, जी आपने तेल ज़्यादा यूज़ किया है। होटलों पे रहने पे मेयर के लिए बड़ी पाबंदियां हैं कि आप फलां होटल में नहीं रह सकते, आप 5 स्टार में नहीं रह सकते, आप उसमें नहीं। जो मेयर बिना गए उनके ऊपर रिकवरियाँ डाली गई, उनके ऊपर इलेक्शन ला दिए। मेरे को तो नहीं लगी, मैं तो फॉरेन में भी गया हूँ और इंडिया में भी गया हूँ, तो कई 5 स्टार ठहरा, कोई 7 स्टार ठहरा और कई धर्मशाला में भी ठहरे हैं, हालात के मुताबिक, जैसे जैसे हालात थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अधिकार
एक्ट में कहीं नहीं है। एक्ट में तो मैं पीएन नहीं बदल सकता अपना, पीएन भी जो लगेगा वो कमिश्नर की मर्जी, वही अपॉइंट करेगा, वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपने काम करने का तरीका और आपकी नीयत क्या है। आपकी अगर अच्छी नीयत है, अगर मान लीजिए आप अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को मालूम होता है कि मेयर की नीयत क्या है, अगर उसमें कमिश्नर या कोई और अड़चन डालेगा तो मेयर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेयर और पॉपुलर होगा। हाँ, अगर मेयर निजी कामों के लिए लड़ेगा, मैं लड़ूँ जी आपने मेरे ऊपर ये रोटी के ऊपर खर्चा डाल दिया, मेरे अधिकार के डाल दिया, तो लोग पसंद नहीं करते। अब लोगों के लिए करते रहो, ताकत, जनता की ताकत जब आपके साथ खड़ी हो जाएगी, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है फिर। मतलब चंडीगढ़ के मेयर के पास फाइनेंशियल पावर भी नहीं है कोई? देखिए, जो भी कमेटियों हैं, जितनी भी फाइनेंशियल पावर है, इवन कमिश्नर के पास भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, सब कमेटियों के पास है। कमिश्नर के पास भी उतनी पावर नहीं। कमिश्नर का प्रोजेक्ट की सैंक्शन देने की पावर बहुत है, वास्ट है। चीफ इंजीनियर के पास कमिश्नर से भी ज़्यादा है जो पावर हैं। सैलरी जो है ना चंडीगढ़ में, एक दो समय ऐसे आए थे, चीफ इंजीनियर की सैलरी कमिश्नर से ज़्यादा रही है, अधिकार उनके ज़्यादा हैं। लेकिन जहाँ तक निजी अपने कलम से खर्च करने की पावर है, वो तो कमिश्नर के पास भी बहुत ज़्यादा नहीं है। शायद 10,000 थी मेरे समय में कि 10,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, अब शायद उन्होंने डेलीगेट कर आगे बढ़ा ली हो। लेकिन कमेटियाँ हैं ना, जो जैसे मैंने पहला वो 3 अथॉरिटी हैं, हाउस, कमिश्नर और FNCC। आपने कुछ भी खर्चा करना है, कोई भी प्रोजेक्ट पास करना है, कहीं आपने स्टडी टूर लेके जाना है, वो सारे के सारे हमें कमेटियों से मंजूरी लेनी पड़ती है। और वहाँ कोई टकराव नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कमिश्नर और सारे ठीक हों तो आज तक मुझे तो नहीं लगा कि मेरी कमेटी में कभी आया हो। मैंने बहुत से, जो ऐसे आप बता दूं, मैंने ऐसे बहुत से कार्यक्रम किए हैं जो हाउस के रूटीन मैटर में नहीं थे। मुझे कभी कमिश्नर ने मना नहीं किया, क्योंकि उसमें लगता था, एक हमारे यहाँ कंटीजेंसी फंड है। कंटीजेंसी फंड कहते हैं कि कॉरपोरेशन के अच्छे कामों को पब्लिक तक लेके जाना, वो फंड का हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें हर प्रोजेक्ट के पीछे 2% है और बड़ा अमाउंट बन जाता है वो इकट्ठा होके। लेकिन जब आपस में बनी हुई अच्छी है और ईमानदारी है तो किसी अफसर की हिम्मत नहीं, इवन राजभवन भी नहीं रोकता। वो अधिकार है हमारे, लिखित में कोई अधिकार नहीं। अभी बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि जो मेयर कुलदीप कुमार हैं, उन्होंने 8-9 लोगों का स्टाफ मांग लिया, जबकि इसकी उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, और या मतलब उनके पास स्टाफ पहले से है। क्या मतलब चंडीगढ़ का मेयर अपने पास स्टाफ जो कारपोरेशन में मिला हुआ है बस वही रख सकता है, या मतलब उसके अलावा नहीं रख सकता कोई? देखिए, एक बार मैं टूर पे गया था। टूर से जाने से पहले हम लिख के देते हैं कि जी मैं जा रहा हूँ, मुझे 2 लाख रुपये एडवांस चाहिए खर्चे का, तो वो हम ले जाते हैं एडवांस, और बाद में आके उसका हिसाब देना पड़ता है। तो उसमें कब मुझे थोड़ा सा बताया गया था कि आपकी इंटाइटलमेंट क्या है। चंडीगढ़ के मेयर को शायद राज्य मंत्री जो स्टेट का होता है उसका एक दर्जा दिया हुआ है। नोटिफिकेशन उसकी भी मुझे नहीं मिली आज तक, लेकिन मुझे एक सीनियर अफसर ने कहा था कि हम आपको उतना मानते हैं कि जो स्टेट के एक राज्य मंत्री को है। अगर वो बात सही है तो मेयर का फिर अधिकार बनता है इतना स्टाफ लेना, बनता है उसका अधिकार। विरोध के लिए विरोध अगर बीजेपी करेगी तो अच्छी बात नहीं है। अगर मेयर ने मांगा है तो इसमें स्टाफ देने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत है, अब इस टाइम 11,000 एम्प्लॉइज़ है हमारे यहाँ। ये भी तो है, एक अफसर के पास भी तो 15-15, 20-20 आदमी का स्टाफ है। लेकिन मुझे लगता नहीं ये बातें क्यों अभी उठ रही हैं, पहले तो कभी ऐसी उठी नहीं थी। अगर कमिश्नर को पता है कि मेयर का स्टाफ कम है तो अपने आप हम रिक्वेस्ट कर लेते थे कि जी 1-2-4 आदमी हमें भेज दो, वो भेज देते थे। हमारे स्टाफ में बढ़ोतरी होती रहती थी। ये सारी बातें तब उठ रही हैं, मांगने की, लेटर लिखने की, जब आपके रिलेशन में वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। और अभी तो 2 दिन हुए थे मेयर साहब को बैठे हुए। बहुत सी घटनाएं ऐसी, मुझे दुख हो रहा है। ये जो आपने पहले जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, नहीं जाना चाहिए था, इसमें कोई नहीं है कि पार्टियों की कोई हिट ही हो जाती कि किसी एक का मेयर ना बनता या ना बन जाता। शायद इसके लिए मैं समझता हूँ कारण एक पार्लियामेंट का चुनाव सिर पे होना है। बीजेपी शायद इस बात को बहुत बड़ा बना गई मेयर पोस्ट को, कि पता नहीं मेयर किसी दूसरी पार्टी को बन जाएगा तो पता नहीं हम पार्लियामेंट हार जाएंगे। सबसे बड़ी गलती की उन्होंने। और दूसरी गलती मेयर साहब ने आगे कर दी कि 2 दिन अभी हुए हैं, आप ये थोड़ी कोऑर्डिनेशन मीटिंग रद्द हो जाए। फिर इतनी क्या बात हो गई थी राजभवन में, मुझे तो नहीं लगा ऐसी बात के जाकर इस लेवल पे आ जाए कि हम बाइकआउट कर देंगे। नहीं होना चाहिए बाइकआउट। तो आप किसका कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन का कर रहे हो। गवर्नर जो है या एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपॉइंट किए हुए हैं, आप उनका विरोध कर रहे हो।
आप अपनी बात रखो दम से जाके वहाँ। वो बोली थे गलत कोई लगा था आपको, किरण खेर जी ने कहा, उसी वक्त जवाब देते, आपको कौन रोक सकता था। अब विरोध में करके आपने करके तो उनका रास्ता और खोल दिया। कल फंक्शन देखे, उन्होंने नहीं बुलाया मेरे को, आपने क्या कर लिया उनका। कमिश्नर जा रही है, उनके काउंसलर जा रहे हैं, मैडम जा रही है, आपने तो मौके गंवाए हैं। 3 महीने तो आपके झगड़ों में सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो गए, 3 महीने आपके इसमें चले गए अब कोड ऑफ कंडक्ट में, 6 महीने आगे जब आप कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होगा तो बरसातें शुरू हो जाएंगी। ज़िंदगी में आपको दूसरी बार मौका मिलना है, नहीं मिलना कभी, आपने अपना पूरा साल ही ख़राब कर लिया। और ये पॉलिटिकल पार्टियां को जो हेड है मेरी, उनसे भी प्रार्थना है। हमारे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे बैठे थे लक्की जी साथ, प्रधान जी, मैंने आते ही फ़ोन किया था कि मैं कहा जी आप भागीदार नहीं बनना चाहिए था बाइकआउट का। तो उन्होंने कहा नहीं, हम कोई भागीदार नहीं, हमने तो कभी, मैंने बात ही नहीं की कि हम बाइकआउट करना है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, और ना ही बीजेपी को इस तरह की अड़चनें डालनी चाहिए कि स्टाफ मांगा है दे दें, काम नहीं होगा तो अपने वापस आ जाएंगे, बेला बैठ के क्या करेंगे। आपकी बातों से ये लगभग बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर चंडीगढ़ में मेयर को सफल होना है, उसको अपना सफल कार्यकाल बनाना है, तो राजभवन के साथ उसको अपने रिश्ते अच्छे रखने पड़ेंगे। देखिए, अच्छे किसी निजी काम के लिए नहीं, चमचागिरी के लिए नहीं, मैं फिर शब्द यूज़ करता हूँ कि आप जाके गवर्नर साहब की चमचागिरी करते रहो या किसी बड़े की। अगर आपके पास प्रोग्राम ठीक हैं, अगर आपकी नीयत ठीक है कि मुझे 1 साल का मौका मिला और मैंने चंडीगढ़ की जनता को कुछ दे के जाना है, तो आपके रिलेशन अपने आप ही ठीक होंगे। जब आप जाएंगे वहाँ जाके अब निजी ट्रांसफरों में पड़ जाएंगे, अफसरों की शिकायतबाजी पे पड़ जाएंगे, कमिश्नर मेरा कहना नहीं मानती, वो कहना नहीं मानता मैं, और कांग्रेस नहीं होने देती, बीजेपी नहीं होने देती, तो रिलेशन ठीक रह ही नहीं सकते। आपको 1 साल दिया है, 1 साल के लिए राजनीति करने के लिए नहीं दिया मेयर को। राजनीति जो करनी है वो आप 5 साल के काउंसलर बनते हैं, 4 साल दबा के राजनीति करिए। मेयर की पोस्ट मिलनी ज़िंदगी में एक ऑनर है, अधिकार नहीं। मैं कहता हूँ एक किसी के ख़ानदान में होता है जी, किसके ख़ानदान में कोई मेयर हुआ, किसी की, जैसे कहते हैं ना, किसी के ख़ानदान में कोई डीएसपी हुआ या डीसी हुआ, तो ये एक ऑनर है। इसको 1 साल में राजनीति भूल जाइए। आप भूल जाइए कि आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं, ये भी भूलना पड़ेगा, तब जाके आप सफल मेयर बनेंगे। आपने 1 साल की अभी बात छेड़ी है, तो मुझे ध्यान है बात चली थी कि चंडीगढ़ के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने की, तो वो उस शायद प्रस्ताव भी कुछ इस तरीके का पास, और फिर उसका हुआ क्या, और अगर 1 साल से ज़्यादा चंडीगढ़ के मेयर का कार्यकाल हो जाएगा तो उसकी शक्तियाँ कितनी बढ़ जाएंगी और उसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, जिस हालात में आपने चुनाव लड़ा है, जिस एक्ट के तहत लड़ा है, उसी के अनुसार आपको चलना है। संविधान के मुताबिक ये संविधान संशोधन है जिसके अंदर हमने कहा कि नगर पालिका, कॉरपोरेशन, पंचायतों में हमने इन 3 कम्युनिटियों को रिजर्वेशन देनी है। उसमें जनरल कैटेगरी है, वुमेन्स है और शेड्यूल कास्ट है। ये हमने हर हालत में देनी है। ये 5 साल का कार्यकाल नहीं हो सकता जब तक चंडीगढ़ में 1 से ज़्यादा कॉरपोरेशन नहीं बन जाती। 1 कॉरपोरेशन है, इसी के अंदर हमने एडजस्ट करना है तीनों कम्युनिटी को। हाँ, एक चीज़ हो सकती है जो बार बार हमने कहा, एक एक्सपेरिमेंट शिमला ने किया था। उन्होंने 5 साल की जगह 6 साल का कार्यकाल कर दिया और उसमें 2-2 साल के कार्यकाल दे दिए। 2 साल जनरल कैटेगरी में, 2 साल वुमेन में और 2 साल शेड्यूल कास्ट में। अगर ये कर सकते हैं तो वो बढ़िया है। या आप 2.5 साल का कार्यकाल करके 7.5 साल की रिजर्वेशन निकालनी पड़ेगी आपको। पहले 2.5 साल में अगर शेड्यूल कास्ट निकल आता है तो अगले में आप महिला 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा, लेकिन जब 7.5 साल बाद नई कॉरपोरेशन का कार्यकाल शुरू होगा तो जो कैटेगरी रहेगी उससे स्टार्ट होगा। रिजर्वेशन आपको देनी पड़ेगी। संविधान के मुताबिक आप इसका 5 साल का कार्यकाल नहीं कर सकते। नहीं, मेरा सवाल ये है, अगर कार्यकाल बढ़ जाएगा तो मेयर की शक्तियों में कितना इजाफा हो जाएगा और उसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, मैंने फिर पहले कहा कि मैंने बहुत सी कॉरपोरेशनों में कहा जहाँ 5 साल का भी मेयर का कार्यकाल है, वहाँ अधिकार नहीं है, अधिकार एक ही है। एक्ट जितना है म्यूनसिपल एक्ट, थोड़ा बहुत हर स्टेट ने अपना थोड़ा चेंज करके, बाकी अधिकार मूल रूप से कोई अधिकार नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है, चंडीगढ़ में ज़्यादा असर इसलिए पड़ता है कि यहाँ जो अधिकारी हैं वो डेपुटेशन में बाहर से आते हैं। मान लो कमिश्नर हमारे हैं वो 3 साल के लिए आते हैं, मेयर का जो है टाइम वो 1 साल है। तो स्वाभाविक तौर पर है कि कमिश्नर के मन में होता है कि ये तो 1 साल का है, मैं 3 साल के हूँ, अगर मेरे से एक बिगाड़ेगा तो 1 साल बिगड़ जाए, इसका बिगड़ेगा मेरा बिगड़े, मैं तो 2 साल और कर लूँगी काम या कर लूँगा।
ये असर चंडीगढ़ में तो पड़ता है, बाकी स्टेटों में नहीं पड़ता। मैंने पहले कहा कि 5 साल का हो या साल का हो, 3 साल का हो, जब तक आपको स्टेट के आका, स्टेट में चीफ मिनिस्टर, यहाँ गवर्नर, या आपकी चंडीगढ़ वाले मेयर की किसी की होम मिनिस्ट्री में बहुत हो कि वहाँ होम मिनिस्टर में आपकी चलती है, तो एक इशारा होता है अधिकारियों को, और अधिकारी तो आपको पता है बहुत समझदार होते हैं, वो तो एक इशारे पे चलते हैं। तो जो इशारा आ गया कि मेयर को मजबूत करना है, तो कमिश्नर फाइल लेके मेयर के कमरे में जाएगा, अगर इशारा नहीं आएगा तो मेयर बैठा रहेगा, ना फाइल आएगी ना कमिश्नर आएगा, जो चंडीगढ़ में आजकल चल रहा है। आपने राजभवन और मेयर के टकराव की बातचीत की, अभी हाल ही में विवाद हुआ, आपको अपने कार्यकाल या किसी और दूसरे मेयर के कार्यकाल या पूरे नगर निगम के इतिहास में आपको कभी याद है कि किसी नगर निगम से पास हुई कोई योजना को लेकर प्रशासक ने कभी चंडीगढ़ में सार्वजनिक रूप से कोई टीका टिप्पणी, आलोचना, या वो एजेंडा ठीक था या नहीं था, उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कभी कुछ इस तरीके का जिक्र किया हो, जैसा कि इस बार प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने एक जनसभा में वो ये कार्यक्रम में ये किया था? देखिए, यहाँ तक मेयर और गवर्नर की लड़ाई की बात है, इनके राजनीतिक और प्रशासनिक कद में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। लड़ाई का लेवल ही है नहीं कोई कि मेयर और कमिश्नर, उसकी गवर्नर की लड़ाई हो, लेवल मैं लेवल ही नहीं मानता। कमिश्नर और मेयर की तो लड़ाइयाँ आम रही हैं, बराबर के ओहदे पे बैठे हैं। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस तरह सार्वजनिक तौर पर उन्होंने टिप्पणी की, टिप्पणी में आगे तलखी और बढ़ गई। मैं मानता हूँ कि गवर्नर साहब को अगर इस एजेंडे पे थी, 20,000 पानी के मामले पे ज़्यादा शोर पड़ा है, कई बार बहुत से एजेंडे पास हुए हैं, ऐसे हो गए, हमसे भी हो गए कई बार, वहाँ राजभवन चुप होकर बैठ जाता है कि उसकी आप मंजूरी ना दो, शोर शराबा डालने की ज़रूरत नहीं है, मिनट्स पास होके आएंगे तो इम्प्लीमेंट होगा, नहीं तो वरना हो ही नहीं सकता। और मिनट्स जो पास कर रहे हैं वो राजभवन ने कर रहे हैं या सेक्रेटरी लोकल बॉडी ने करने हैं। इस पर टिप्पणी ना भी करते गवर्नर साहब और ना मंजूरी देते तो शोर नहीं पड़ना था। या सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि मेयर को अपने ऑफिस में बुला के समझा देते कि आपका एजेंडा ठीक नहीं है, इसको आप मॉडिफाई करिए, या मुझे बता दीजिए कि ये 20,000 का पानी देंगे तो इसका फंड कहाँ से आएगा। ये मेयर उनको बुलाना चाहिए था अपने ऑफिस में। ये उन्होंने पहली जो गलती की है, मैं समझता हूँ, मुझे कहना नहीं, गलती शब्द नहीं करना चाहिए, उन्होंने की है। दूसरी बात जो की है वो मेयर साहब ने भी कोई उसमें इशू, मैं समझता हूँ दोनों इशू उन्होंने गलत उठाए। चाहे वो मेरे भाई की तरह हैं, छोटे भाई की तरह है, मेयर बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मेरा आज फ़र्ज़ बनता है कि अभी उन्होंने 10 महीने और निकालने हैं। क्या बिना गवर्नर के इस तरह काम चल जाएगा उनका? ये जो 2 मुद्दे उठाए दोनों उन्होंने, जो किरण खेर लेकर जो आरोप लगाया, उससे आप सहमत? नहीं, मैं नहीं सहमत। आज की डेट में मैं मानता हूँ कि किरण खेर जी कंट्रोवर्शियल रही हैं, बहुत बार उन्होंने कई शब्द बोल दिए जो मुझे भी पसंद नहीं आए, मैंने उनको ओपनली क्रिटिसाइज़ भी किया। यहाँ आके मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई इस तरह अछूत वाला जो उनकी भावना मन में थी, बीमार हैं, मान लेना चाहिए इंसानियत के नाते, और उन्होंने एक मौके पे नहीं, कई बार आगे भी सैनिटाइज करवा दिया, तो ये चीज़ें नहीं उठानी चाहिए थी। ये चीज़ें में शायद वो, और मुझे लग रहा है आज कि उनकी पार्टी में शायद उनको कोई गलत सलाह दे रहा है, जो उनको टकराव पे ले रहा है। टकराव लेते हुए अगर उनकी कार्यकाल 5 साल का होता, नहीं, गलत कर रहे हैं, और शायद वो बाद में इस बात को कहीं न जब सोचेंगे तो शायद सोचेंगे कि मुझे पार्टी वालों ने ये गलत काम करवाया। विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस के सहयोग से इंडिया गठबंधन अपना मेयर बनाने में कामयाब हो गया। इंडिया गठबंधन का मेयर बन जाने से इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा होगा? देखिए, स्वाभाविक है, फायदा तो होगा। अब ये एक परीक्षा की घड़ी भी होगी दोनों पार्टियों के लिए। गठबंधन का आज फौरी तौर पर मुझे लग रहा है कि भाजपा तब जीतती आई है जब तक किसी टाइम ये फायदा कांग्रेस को मिलता था। आप देखेंगे ना पुराना इतिहास, तो विरोधी पार्टियां बिखरी होती थी, कांग्रेस एक होती थी तो जीत जाती थी। आज वो स्थिति में भाजपा आ चुकी है, विरोधी पार्टियां बिखरी रहती थी और कांग्रेस बीजेपी जीत रही थी। ये शायद पहली बार हो रहा है ये 10 साल के कार्यकाल में कि उनको एक थ्रेट मिल रहा है। और जो पिछले 2 इलेक्शंस हुए हैं उनके अगर परसेंटेज ऑफ वोट की पोलिंग, खासकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की देखें, तो तीनों की मिला के मतलब 29, 28 हैं,
ऐसा हुआ ना। सबसे ज़्यादा कांग्रेस को मिली, दूसरे नंबर आम आदमी पार्टी को और तीसरे नंबर पे भाजपा को। इसी वोटों के बंटवारे की वजह से तो भाजपा 13-14 पे पहुंच गई। अगर ये दोनों पार्टियां या उस वक्त ये वोटों का बंटवारा ना होता तो आज भाजपा के पास 3-4 होती, सीटें ज़्यादा ना होती। तो उसी पैमाने को देखें तो कांग्रेस को फायदा होगा। अब परीक्षा की घड़ी ये है कि क्या गठबंधन में दिल मिल गए, लीडरों के, वर्करों के दिल मिलेंगे, क्योंकि जितना कड़वाहट जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में आई ज़्यादातर, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बीच में आई। आज कांग्रेस, और मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ या मेरा कोई नुकसान राजनीतिक तौर पे हुआ है तो इसी वजह से हुआ ना कि मेरी सीटें थी वो आम आदमी पार्टी से कम हुई। वो जो एक नेचुरल कड़वाहट है, क्या वो दूर हो पाएगी? क्या ट्रांसफ़र ऑफ वोट हम करवा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा परीक्षा की घड़ी आएगी। और अगर हम करवा गए, मैं मानता हूँ कि अगर करवा गए और दोनों पार्टियों ने बड़े दिल दिखाए कि मिल के चुनाव लड़ा है। देखिए, जब चुनाव मिल के लड़ते हैं तो बहुत से मैटर आते हैं जो हम मीडिया से नहीं डिस्कस करते। फाइनेंशियल मैटर उसमें बहुत बड़ी बात होती है। कौन सोर्स खर्च करेगा, किसके हाथ में होगा, एडवर्टाइजमेंट का काम किसके होगा, ये सारी चीज़ें बड़ी सोच समझ के कदम उठाने वाले बात होते हैं कि किसी एक पार्टी को ठेस ना लगे, दूसरी पार्टी को ये ना लगे कि वो हमारे को ख़त्म कर रही है, हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। अगर इन बातों से दोनों चीज़ें पार्टी निकल गई तो भाजपा की हार निश्चित है। अगर वो अब गठबंधन कहीं बिखर गया, थोड़ा बहुत भी बिखर गया या बिखराव आ गया, तो उससे भी बुरी हालत हो सकती है। तो बड़ा एक, जैसे कहते हैं ना, दो धारी तलवार पे होता है ये गठबंधन। तो आज हम उस स्थिति में हैं। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और पंजाब और चंडीगढ़ राजनीति के मामले में या चुनावी राजनीति के मामले में दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते। चंडीगढ़ का असर पंजाब में पड़ता है, पंजाब की राजनीति का असर चंडीगढ़ में पड़ता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही हैं। वहाँ दोनों के बीच जिस कदर तलवारें खिंची हुई हैं, एक दूसरे के टांग खींची जा रही हैं। चंडीगढ़ में उन परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि मतलब क्या पंजाब के उस तलखी का असर चंडीगढ़ के चुनाव तक नहीं आएगा? देखिए, अच्छा हो जाता अगर पंजाब में भी हो जाता तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं थी। लेकिन चंडीगढ़ के नहीं, पूरे देश का इतिहास रहा है राजनीति में। एक होते हैं पोस्ट इलेक्शन का एग्रीमेंट या गठबंधन, एक होते हैं प्री। अब इसको पोस्ट में जाएंगे तो हो जाएंगे इकट्ठे। अब इस देश में अब कोई कह सकते हैं आज कल के दुश्मन, कभी सोचा था आपने 1 साल पहले कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चंडीगढ़ में इकट्ठे हो जाएंगे? या जो नीतीश कुमार जी वाला बिहार में हम रोज देख रहे हैं, अब कोई एतबार रह गया किसी का कि कौन किसके साथ होगा? अब तो नीरज जी बोलते हुए डर लगता है आज कि मैं बोलता रहूं, कल को दोनों लीडर कहीं इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे होंगे। ये तो राजनीति की ना एक, मैं समझता हूँ कि मूल्यों की गिरावट सी हो गई है राजनीति में। अब इसीलिए तो मैं समझता हूँ कि शायद हमारे जैसे लोग थोड़े बैक बेंचर हो जाते हैं कि हम मूल्यों की राजनीति में ज़्यादा करते हैं कि नहीं यार छोड़ो, एक बार और हार लो लेकिन इससे समझौता नहीं करेंगे तो ये अपनी शर्तों में करेंगे। अब कौन है मोदी जी को गालियाँ निकालने वाले, या जिनको मोदी जी सबसे करप्ट कहते थे वो आज कैबिनेट में बैठे हैं? हम तो बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं ना। मुझे डर लगता है कि मैं भाजपा वालों के खिलाफ कई बार बहुत बोलता हूँ। मुझे तो अब ये भी लगने लगा कि इस दिन भाजपा और कांग्रेस तो नहीं इकट्ठी हो जाएगी। वो बातें खत्म हो गई जो हम सोचते थे या पत्रकार सोचते थे कि फलां पार्टी की आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी नेताओं के साथ धीरे धीरे कम होती जा रही। नहीं तो पार्टियां इलेक्शन के बाद एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाती हैं। जो अभी जैसे आपने कहा कि जो एक दूसरे को गाली देते हैं फिर इलेक्शन के बाद साथ में खड़े दिखते हैं, ये वोटरों के साथ ठगी नहीं? देखिए, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा है, कुछ भी हो जाए सरकार तो बनानी है या मेयर तो बनाना है। ये तो हो नहीं सकता कि हंग आ गई और फिर हम बार बार कहें जी 3 महीने में फिर चुनाव करा लो। चुनाव की प्रक्रिया इतनी महंगी हो गई है या इतनी भ्रष्ट हो गई है, मैं समझता हूँ, मैं तो शब्द को तो भ्रष्ट हो गई है कि अब क्या बार बार इस भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देना चाहेंगे? वो मजबूरी है ना सिस्टम के अंदर। हाँ, एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर इन चीज़ों को थोड़ा बहुत रोकना है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको मजबूत करना पड़ेगा। देश में हमने किया था, पहले हमने 1/3 किया, 1/3 तो 1 मिनट में टूट जाते थे। फिर उन्होंने 2/3 किया, अब 2/3 भी टूटने लग गए, 2/3 लेके चले जाते हैं। फिर जुडिशरी है, जुडिशरी भी सरकार का मुंह देख के फैसले करने लग जाती। कई बार उनको बेनिफिट, जैसे महाराष्ट्र में हुआ,
जैसे अब बिहार में हुआ, सीधी डिस्क्वालिफिकेशन थी। और मैं तो समझता हूँ कि चंडीगढ़ कॉरपोरेशन ने तो एक रास्ता दिखाया कि यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाना चाहिए। कोई भी आदमी, कोई भी काउंसलर, एक कोई 2/3 नहीं, कोई 3/4 नहीं, जो आदमी जिस पार्टी से चुनाव लड़के आया है, अगर वो उसके खिलाफ जाना चाहता है तो उसकी उसी टाइम उसकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। ये रिफॉर्म करें ना, रिफॉर्म कौन नहीं होने देते, जो ऊपर वाले बैठे हैं। मैं चाहता हूँ, वर्कर चाहता है, आप भी चाहते हो। क्या जुलूस निकला है? अगर यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ होता, मान लो कि एक आदमी है, एक काउंसलर एक साल में 4 पोस्ट 4 बार ही बदल रहा है, और चारों बार एलिगेशन क्या लग रहे हैं? दबी जुबान में लोग क्या कहते हैं? पैसे ले लिए। मतलब आप मंडी में खड़े हो गए, जिसने ज़्यादा भाव लगाया वो आपको ले गया खरीद के, फिर उधर शॉर्टेज हो गई माल की, तो इधर जाके बिक गए जाके। ये धोखा है लोगों के साथ। सरकार बनाना, मेयर बनाना, कंपोजिशन करना, ये मजबूरी हो सकती है। बिकना तो मजबूरी नहीं है। करें ना, एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दें, बिल्कुल लगाएं। चंडीगढ़ में से तो शुरुआत करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो एक कैंपेन चलाने की सोच रहा हूँ, कुछ साथियों को साथ लेके, कि सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ, कोई छोटी हो बड़ी हो, चुनाव लड़े तो अपने एजेंडे में ये पहला रखें कि अगर हम आएंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ इतना सख्त लाएंगे, कोई काउंसलर अगर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी जगह वोट डालता है, वो चाहे 2/3 में हो चाहे 1/3 में हो, उसकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। और आप जैसे पत्रकारों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस कैंपेन को चलाइए, वरना ये संस्था जो है चंडीगढ़ में चुने हुए MP के बाद एक ही संस्था है। एक तरफ तो हम मांगते हैं कि शहर में असेंबली आनी चाहिए, दूसरी तरफ हम एक कारपोरेशन को भी उसका बेड़ा गर्क करते संभाल ना पाएँ, तो जनता क्या आपकी सपोर्ट करेगी कि कभी यहाँ विधानसभा आनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि अगर ये संस्था फेल हो गई, नगर निगम चंडीगढ़, तो यहाँ लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। आज अगर शहर तरक्की कर रहा है, अगर इस शहर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, आप याद करिए, आप चंडीगढ़ में जब आए थे तो यहाँ माना जाता था कि 2 चंडीगढ़ है। एक चंडीगढ़ वो माना जाता था जो मध्य मार्ग थे उस तरफ है, उस तरफ बड़ी बड़ी सोडियम लाइट, इस तरफ एक बल्ब छोटा सा, उधर साफ सुंदर सड़कें, बढ़िया बढ़िया चौक, इन वेस्टर्न सेक्टर में खड्डे। आज जो 35 काउंसलर हैं वो 35 शहर के अलग अलग सेक्टरों से चुन के गए हैं, और हर काउंसलर अपने अपने वार्ड के लिए पैसे वहाँ से लेके अपने वार्डों में ला रहा है। अगर आज चंडीगढ़ चारों तरफ से खूबसूरत है या चारों तरफ तरक्की कर रहे हैं, तो ड्यूटी नगर निगम कर रहा है। ये शायद जनता ने इन बातों को ध्यान ही नहीं किया कि नगर निगमों का फ़ायदा क्या हुआ। कभी पहले सुना था कि 42 सेक्टर में भी आपको बढ़िया गार्डन मिलेंगे, जितना हो, जहाँ वहाँ राज भवन के आसपास बड़ी कोठियाँ, जहाँ मंत्री रहते हैं, जहाँ उधर बड़े बड़े गोल्फ मैदान, बड़े बड़े, ये सारा कुछ, इधर कुछ भी नहीं था। नगर निगम का चंडीगढ़ के अंदर जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस तरह की खरीद फरोख्त, इस तरह की रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े, राजभवन से लड़ाई, बायकॉट, ये चलते रहे, तो आप देखना कभी आएगा परसेंटेज जो वोट है यहाँ कॉरपोरेशन की वो कम हो जाएगी, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ये नहीं होने देना चाहिए। जो अभी आप लोगों के विश्वास उठने और वोटरों के साथ जो धोखे की अभी आप बात कर रहे थे, आपकी पार्टी के अंदर ही जो है कई नेता और कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं कि गठबंधन में भी आपके साथ धोखा हो गया। जब मेयर बनाने की बात थी तो आम आदमी पार्टी ने आपका साथ ले लिया, और जब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की बात आई तो उनके पार्षद वहाँ चले गए, फिर FNCC के इलेक्शन में उनको वापस ले आए। नहीं, हर घटना के साथ राजनीति को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ऐसे घटिया काम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती कि गठबंधन में हो पहले अपना जिता लिया जाए। उन्होंने थोड़ी जिताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तो जिता लिया उन्होंने। अगर आपके न मिले नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट से भी हार जाते। नहीं, आप दूसरी बात कर रहे हैं ना कि अपना जिता लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आता तो उनका हमारा मेयर भी जी हार जाता। 3 तो पहले तोड़ चुके थे ना। सवाल ये उठ रहा है कि जो पार्टी FNCC के इलेक्शन के समय, हाँ, ये कह सकते हैं कि FNCC में ले आए, ये ठीक है, आप थोड़ा भूल रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ। मैं ये जो पार्टी FNCC के इलेक्शन के समय अपने पार्षदों को लाकर अपना बहुमत बना सकती है, वो पार्टी कांग्रेस के सीनियर डिप्टी मेयर के जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय अपने पार्षदों को क्यों नहीं लेके आई? नहीं, ये तो पता, जब घटना हो जाती है तो राजनीति जोड़ दे। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कहीं आम आदमी पार्टी ने कोई इस तरह की बेईमानी की है। हालात उनके शायद उनके उस पहले बस में नहीं थे, और बाद में मुझे FNCC तक उनके बस नहीं, FNCC के लिए उन्होंने FNCC को बहुत बड़ा माना लिया। FNCC क्या है? FNCC में 7 साल मेंबर रहा हूँ, कोई नहीं रहा होगा 7 साल।
ये स्टैंडिंग कमेटी थी पहले हमारी, 5 साल इसमें मेंबर होते थे। मैं 5 साल के लिए चुना गया था, 1 साल मेयर का रहा, 4 साल में मेंबर रहा। इतना बड़ा नहीं है। कमेटियों में जब मेंबर बैठते हैं तो अधिकार क्षेत्र सबके सीमित हैं। ये इस बार क्योंकि माहौल ऐसा है कि हर छोटी सी जीत को भी हम भंगड़ा डालने लग जाते हैं, वो नहीं है बात। मैं इसलिए आम आदमी पार्टी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहता कि उन्होंने कुछ गड़बड़ की है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि भाजपा ने इनका इस्तेमाल करके उतनी परवाह नहीं की बाद में कि जाते जाओ, जो मुझे लग रहा है। भाजपा ने देखा कि जो हम जिस काम के लिए लाए थे, हम तो लाए थे इनको मेयर जिताने के लिए, मेयर हमारा जीता नहीं, अब इनका करना क्या है। शायद उन्होंने अपनी जो लगाम थी वो ढीली छोड़ दी इन पे, तब वापस आ गए वो। ये भाजपा की धड़ेबंदी जो है, ये उसका कारण है कि 2 वापस आए हैं। ए न्यूज़ ऑफिस के लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, शुक्रिया। आपसे खुली बातें करने का मौका मिला है। अब पता नहीं कईयों को अच्छी लगेंगी, कईयों को बुरी लगेंगी, कुछ बातें सच्ची बोलनी पड़ती हैं। लेकिन बहुत से मैं नहीं कहना चाहता, मैं मेयर के नाते मैंने बहुत कड़वे भी अनुभव किए हैं, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक रही थी कि ये छोटी बातों को अगर मैं बीच में लाऊंगा तो शहर में जो मैं करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा। बस ये एक दिमाग में हमेशा रही।